बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच माधव घर पर खाट पे बैठा अपनी फटी हुई कमीज को देख रहा था। सुमति चूल्हे में फूंक मार रही थी, लेकिन लकड़ियां गीली होने के कारण सिर्फ धुआं निकल रहा था। सुमति, रहने दो, इन गीली लकड़ियों से आग नहीं जलेगी। वैसे भी पतीले में डालने के लिए दाना तक नहीं है, तो आग जलाकर क्या करोगी? आज नहीं तो कल तो जलेगी ही ना। और आप ऐसे हार मानकर क्यों बैठे हैं? बच्चों को सुला दिया है, पर कल सुबह जब वे उठेंगे और माँ भूख लगी है कहेंगे, तो मैं उन्हें अपनी ममता खिलाकर चुप नहीं करा पाऊंगी। आज मंडी गया था। आड़ती से कहा कि मुझे कोई भी काम दे दो, बोरी ढोने का या सफाई का, पर उसने धक्का देकर निकाल दिया। बोला कि माधव, तेरे जैसे 100 भिखारी रोज आते हैं। सुमति, मेरी ईमानदारी मुझे रोटी नहीं खिला पा रही। ईमानदारी रोटी नहीं देती, पर चैन की नींद जरूर देती है। आप घबराइए मत। सुना है गांव के उस पार जो नया रास्ता बना है, वहां पत्थर तोड़ने वालों की जरूरत है। कल हम दोनों वहां चलेंगे। नहीं, तुम पत्थर नहीं तोड़ोगी। तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक नहीं है। और वो दुर्जन सेठ आज रास्ते में मिला था। अपनी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए बोला, माधव, अगर इस महीने के अंत तक ब्याज नहीं चुकाया तो तेरा वो 2 बीघा खेत मेरा हो जाएगा। सुमति, वो खेत मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। भगवान सब देख रहा है जी, वो रास्ता जरूर दिखाएगा। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। सूरज की पहली किरण कीचड़ भरे रास्तों पर पड़ रही है। माधव काम की तलाश में गांव से दूर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक पुराना बरगद का पेड़ दिखता है, जिसके नीचे एक बूढ़ा फकीर निढाल पड़ा था। बाबा, अरे बाबा, आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको? फकीर कुछ नहीं बोलता, बस अपने सूखे होठों की ओर इशारा करता है। माधव के पास अपनी छोटी सी पोटली में थोड़ा सा पानी था, जो वह खुद के लिए लाया था। वो बिना सोचे पूरा पानी फकीर के मुंह में डाल देता है। जीता रह बेटा, तूने एक मरते हुए इंसान को जीवन दान दिया है। इस कलयुग में जहां लोग अपनों को नहीं पूछते, तूने एक अजनबी की प्यास बुझाई। बता, तेरी आंखों में इतना गहरा दुख क्यों है? बाबा, किस्मत ने मुंह मोड़ लिया है। घर में दाना नहीं, सिर पर कर्ज का पहाड़ है। बस जी रहा हूं क्योंकि मरना कायरता है। किस्मत मुंह नहीं मोड़ती, बस सो जाती है। जा, उस झाड़ी के पीछे देख, वहां एक गधा बना है। उसका मालिक उसे वहीं छोड़ गया क्योंकि वह बूढ़ा लग रहा था। पर वह बूढ़ा नहीं, जादुई मेहनत का प्रतीक है। उसे ले जा, वो तेरी दरिद्रता को ढोकर बाहर ले जाएगा। गधा? बाबा, मैं उसे क्या खिलाऊंगा? तू उसे प्यार और मेहनत की घास खिलाना, वो तुझे सोने के दिन दिखाएगा। जा, देर मत कर। माधव झाड़ी के पीछे जाता है। वहाँ एक मजबूत गधा खड़ा था। उसकी आंखें बहुत शांत और समझदार लग रही थीं। माधव जैसे ही उसके पास जाता है, गधा अपना सिर माधव के कंधे पर रख देता है। माधव गधे को लेकर घर आते हैं। गांव वाले उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे ओ माधव, काम नहीं मिला तो क्या आप गधे चराएगा? माधव कुछ नहीं कहता, वो सीधा अपने घर चला आता है। सुमति, बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। ये क्या है माधव? क्या किसी ने आपको मजदूरी में ये जानवर थमा दिया? नहीं सुमति, ये हमारा नया साथी है। फकीर बाबा ने दिया है। इसका नाम चेतक है। अब हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हम अपना खुद का व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार? कैसा व्यापार? देखो, पास के शहर में निर्माण कार्य चल रहा है। वहां ईंटें और रेत ढोने के लिए मजदूरों की कमी है। मैं चेतक पर ईंटें लाद कर पहुंचाऊंगा। जितना काम 10 आदमी नहीं कर सकते, उतना मेरा चेतक अकेला करेगा। बस तुम आज रात इसके लिए थोड़ी सूखी घास का इंतजाम कर दो। अगर आपको भरोसा है तो मुझे भी है। चलिए, आज पहली बार लग रहा है कि घर में कोई नया सदस्य आया है। उस रात माधव और सुमति भूखे सोए, लेकिन चेतक को उन्होंने भरपेट चारा खिलाया। चेतक भी रात भर उनकी झोपड़ी के बाहर पहरा देता रहा। दुर्जन सेठ की हवेली पर वो अपने आराम कुर्सी पर बैठे माधव के बारे में सोच रहा था। तभी उसका वफादार नौकर कालिया उसके पास आता है। क्यों बे कालिया, सुना है वो माधव आजकल बहुत हवा में उड़ रहा है। कोई जानवर पाल लिया है उसने? हाँ मालिक, एक गधा लाया है। बड़ा ही अजीब जानवर है, जरा भी थकता नहीं। माधव दिन भर ईंटें ढोता है और शाम को शहर से अच्छी कमाई करके लौटता है।
आज तो उसने बनिए का पुराना उधार भी चुका दिया। क्या? उधार चुका दिया? अगर उसने ऐसे ही पैसे कमाए तो फिर मेरा ब्याज कौन देगा? और वो 2 बीघा खेत, वो तो मेरे हाथ से फिसल जाएगा। मैंने सोचा था कि भूख से तड़प कर वो खेत मुझे कौड़ियों के दाम बेच देगा। मालिक, अगर गधा ही नहीं रहेगा तो माधव फिर से सड़क पर आ जाएगा। सही कहा। आज रात जब पूरा गांव सो रहा होगा, तू और लल्लू जाकर उस गधे को गायब कर देना। उसे ले जाकर दूर जंगल में छोड़ देना या कसाई को बेच देना। बस माधव के पास वो गधा कल सुबह नहीं दिखना चाहिए। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा है। कालिया और लल्लू धीरे धीरे माधव की झोपड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। चेतक बाहर एक खूंटे से बंधा हुआ सो रहा है। देख कालिया, शोर मत करना, वो माधव बहुत जल्दी जाग जाता है। तू फिक्र मत कर, मेरे पास ये नशीली रोटी है। इसे खाते ही ये गधा बेहोश हो जाएगा, फिर हम इसे आराम से खींचकर ले जाएंगे। जैसे ही कालिया रोटी आगे बढ़ाता है, चेतक अचानक अपनी आंखें खोल देता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो रोटी नहीं खाता, बल्कि जोर से हिनहिनाता है। माधव, उठो, बाहर देखो, चेतक क्यों चिल्ला रहा है? कौन है वहां? कालिया और लल्लू अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं, लेकिन उनकी एक चप्पल वहीं छूट जाती है। क्या हुआ मेरे दोस्त? कोई आया था क्या? माधव, ये चप्पल देखो, ये तो सेठ के नौकर कालिया की लग रही है। इसका मतलब वो लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। सेठ को हमारी तरक्की हजम नहीं हो रही। सुमति, अब हमें बहुत संभल कर रहना होगा। कल से मैं चेतक को अकेला नहीं छोड़ूंगा। सूरज की रोशनी झोपड़ी की दरारों से अंदर आ रही है। माधव और सुमति कल रात के बारे में बातें कर रहे थे। माधव, रात जो हुआ उसके बाद मेरी तो रूह कांप रही है। अगर कल आप समय पर न जागते तो वो नीच लोग हमारे चेतक को ले जाते, फिर हमारा क्या होता? डरने से काम नहीं चलेगा सुमति। दुर्जन सेठ ने अब सीधी लड़ाई छेड़ दी है। उसे हमारी मेहनत से दिक्कत नहीं है। उसे डर है कि अगर मैंने उसका कर्ज चुका दिया तो गांव में उसकी दहशत कम हो जाएगी। पर हम कब तक ऐसे जाग कर पहरा देंगे? आप दिन भर काम करते हैं, रात को नहीं सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बीमारी से ज्यादा डर मुझे इस बात का है कि कहीं वो चेतक को जहर न दे दें। आज से मैं इसे अपने साथ ही रखूंगा, चाहे बाजार हो या ईंट भट्टी। चेतक मेरी आंखों के सामने रहेगा। देख रही हो सुमति, ये जानवर नहीं, हमारा रक्षक है। चल दोस्त, आज शहर की बड़ी मंडी चलना है। आज अनाज का भाव अच्छा है। माधव चेतक पर अनाज की बोरियां लाद कर शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे दुर्जन सेठ मिलता है। उसके साथ कालिया और लल्लू भी थे। अरे रुको रुको, अरे ओ माधव भाई, बड़े जल्दी में लग रहे हो। सुना है आजकल शहर के बड़े सेठों से तुम्हारी जान पहचान हो गई है। राम राम सेठ जी। जान पहचान तो मेहनत से होती है। बस अपना काम कर रहा हूं ताकि आपका कर्ज जल्दी उतार सकूं। अरे भाई, कर्ज की क्या जल्दी है, मैं तो कहता हूं आराम से चुकाना। वैसे ये गधा तो बड़ा ही तंदुरुस्त लग रहा है, कहां से लाए? मुझे भी अपने बगीचे के लिए एक ऐसा ही जानवर चाहिए। माफ करना सेठ जी, ये बिकाऊ नहीं है। ये मेरे परिवार का हिस्सा है। अबे ओ माधव, सेठ जी प्यार से पूछ रहे हैं तो जबान संभाल के बोल। एक अदने से गधे के लिए सेठ जी को मना कर रहा है। अदना होगा आपके लिए कालिया भाई, मेरे लिए ये मेरा भाग्य है। चलिए सेठ जी, देरी हो रही है। माधव आगे निकल जाता है। दुर्जन सेठ के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है। लल्लू, देख रहा है इसकी अकड़? कल तक मेरे पैरों में गिरता था, आज आंखें दिखा रहा है। आज मंडी में इसे ऐसा सबक सिखाओ कि ये अपनी बोरियां भी ना बेच पाए। मंडी में बहुत भीड़ है। माधव अपनी बोरियां उतारकर एक कोने में खड़ा होता है। तभी वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं जिन्हें सेठ ने भेजा है। ए भाई, यहाँ अनाज बेचने की अनुमति किसने दी तुझे? ये जगह हमारे मालिक की है। भाई साहब, मैं सालों से यहीं बैठता हूँ। यहाँ तो सरकारी जगह है, किसी की जागीर नहीं। जबान लड़ाता है। और ये गंदा जानवर यहाँ क्यों खड़ा किया है? चल हटा इसे यहाँ से, वरना अभी इसे लंगड़ा कर देंगे। खबरदार, अगर मेरे जानवर को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं यहाँ अपना हक मांग रहा हूँ, भीख नहीं। मंडी के दूसरे व्यापारी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा व्यापारी धनपत राय आगे आता है। क्या बात है भाई, क्यों इस गरीब को परेशान कर रहे हो? माधव ईमानदार लड़का है, उसका अनाज सबसे साफ होता है।
छोड़ो उसे। गुंडे बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं, पर माधव समझ जाता है कि ये सब सेठ का किया धरा है। वो सारा अनाज बेचता है और उसे उम्मीद से ज्यादा पैसे मिलते हैं। शाम ढल चुकी है। माधव खुशी खुशी घर लौट रहा है। अचानक रास्ते के सुनसान इलाके में चेतक रुक जाता है। वो आगे बढ़ने से मना कर देता है। क्या हुआ चेतक? चल दोस्त, घर पहुंचकर तुझे ताजा चारा खिलाऊंगा। सुमति इंतजार कर रही होगी। चेतक जमीन को सूंघने लगता है। चेतन माधव को इशारा करता है मिट्टी खोदने के लिए। माधव मिट्टी खोदता है। तभी उसने देखा मिट्टी के नीचे एक पुराना तांबे का कलश दबा हुआ था। ये क्या है? मिट्टी के अंदर ये बर्तन कैसे? माधव कलश निकालता है। वो भारी है। जब वो उसे खोलता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसमें पुराने जमाने के चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। हे भगवान, ये तो खजाना है। चेतक, तूने ये कैसे ढूंढ निकाला? पर मैं इसे नहीं ले सकता। ये मेरा नहीं है। तभी उसे फकीर बाबा की बात याद आती है। वो तेरी दरिद्रता को ढोकर बाहर ले जाएगा। नहीं, ये कोई चोरी नहीं है। शायद ईश्वर ने ही मेरी मेहनत देखकर ये रास्ता दिखाया है। पर अगर गांव वालों को पता चला तो जान के लाले पड़ जाएंगे। माधव आधी रात को घर पहुंचता है और सुमति को कलश दिखाता है। सुमति कलश देख चौंक जाती है। अरे, ये आप कहाँ से लाए? क्या आपने किसी के साथ कुछ गलत किया? शांत हो जाओ सुमति। चेतक ने इसे रास्ते में ढूंढा है। ये जमीन में दबा हुआ था। शायद बरसों पुराना है। पर माधव, अगर सेठ को पता चला तो वो पुलिस को बुला लेगा। वो कहेगा कि आपने उसकी जमीन से चोरी की है। यही तो बात है। हम इसे अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसे जमीन में गाड़ देंगे। पहले मैं अपनी मेहनत की कमाई से सेठ का सारा कर्ज चुकाऊंगा। जब हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे तब हम इस पैसे से अपना छोटा सा घर बनाएंगे और नया खेत लेंगे। आप सही कह रहे हैं। ईमानदारी का फल मीठा होता है। पर माधव, सेठ अब शांत नहीं बैठेगा। उसे लग रहा है कि आपकी कमाई बढ़ रही है तो वो ब्याज और बढ़ा देगा। उसे जो करना है करने दो। अब मेरे साथ भगवान का आशीर्वाद और चेतक की समझदारी है। अगली सुबह दुर्जन सेठ की कमरे में कालिया हांफते हुए घुसता है। सेठ अपने रूम पर आराम से बैठा था। मालिक, गजब हो गया। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा, उस भिखारी माधव के हाथ जैकपॉट लग गया है। क्या बक रहा है? क्या उसे कहीं से काम मिल गया? नहीं मालिक, काम नहीं, खजाना। उस कमबख्त गधे ने जमीन खोदकर एक तांबे का कलश निकाला है जिसमें चांदी के पुराने सिक्के भरे हैं। माधव और उसकी पत्नी ने उसे अपनी झोपड़ी के कोने में गाड़ दिया है। चांदी के सिक्के मेरे इलाके की जमीन से निकले हैं तो वो मेरे हुए। वो खेत जहां वो गधा खुदाई कर रहा था वो भी मेरे पुरखों का था। लल्लू, जल्दी पुलिस के दरोगा को खबर कर। कहना कि माधव ने मंदिर की संपत्ति चुराई है। पर मालिक, हमारे पास सबूत क्या है? सबूत मैं बनाऊंगा। कालिया, तू जाकर गांव के प्रधान को बुला ला। हम पंचायत बिठाएंगे। आज माधव का वो गधा और वो खजाना दोनों मेरी तिजोरी में होंगे। माधव और सुमति सुबह का खाना खा रहे हैं। अचानक बाहर शोर सुनाई देता है। गांव के प्रधान दुर्जन सेठ और उसके 2 आदमी उनकी झोपड़ी के बाहर खड़े हैं। क्या बात है प्रधान जी? इतने लोग एक साथ मेरे गरीब खाने पर? माधव, शिकायत मिली है कि तुमने गांव की जमीन से कुछ कीमती चीज चुराई है और उसे अपने घर में छिपा रखा है। क्या ये सच है? नहीं प्रधान जी, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं तो बस मेहनत की कमाई खाता हूं। झूठ मत बोल माधव। मेरे आदमी ने तुझे रात को कलश छिपाते देखा है। कालिया, लल्लू, तलाशी लो। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। वो लोग झोपड़ी के कोने में खोदने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वही तांबे का कलश बाहर निकलता है। गांव वाले फुसफुसाने लगते हैं। प्रधान जी, ये चोरी का नहीं है। ये हमें रास्ते में मिला था। हम तो इसे सरकार को सौंपने ही वाले थे। चोर पकड़े जाने पर यही कहते हैं। प्रधान जी, ये जमीन जहां से ये कलश निकला है वो मेरी है। इसलिए ये खजाना और ये गधा जिसने इसे ढूंढा दोनों जब्त होने चाहिए। गांव के बरगद के नीचे पंचायत बैठी है। दुर्जन सेठ ने प्रधान को पहले ही रिश्वत दे दी है। माधव, कानून कहता है कि जमीन के नीचे की चीज मालिक की होती है। चूंकि तुम साबित नहीं कर पाए कि यह तुम्हारी जगह से मिला है, इसलिए यह कलश सेठ जी का हुआ। और रही बात गधे की, चोरी में इस्तेमाल हुआ जानवर भी जब्त किया जाता है। अन्याय मत कीजिए प्रधान जी। खजाना ले लीजिए, पर मेरा चेतक मत छीनिए।
उसके बिना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। वो गधा मेरी जान है। अबे चुप कर। अब ये गधा मेरी हवेली की चक्की पीसेगा। ले जाओ इसे। सेठ के नौकर चेतक को ले जाता है। माधव जमीन पर पड़ा रो रहा था। सुमति एक कोने में खड़ी होकर सब देख रही है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि गुस्सा है। रात का समय, माधव बिस्तर पर बेसुध पड़ा है। वो खाना भी नीड्स खा रहा है। सुमति उसके पास आती है। उठिए जी, रोने से चेतक वापस नहीं आएगा। हमें उस लालची सेठ को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। हम क्या कर सकते हैं सुमति? उसके पास पैसा है, पावर है, प्रधान भी उसका दोस्त है। पर उसके पास अक्ल नहीं है, सिर्फ लालच है। मैंने सुना है कि सेठ उस खजाने को लेकर कल शहर जाने वाला है ताकि उसे गलाकर गहने बनवा सके। हम उसे वहीं घेरेंगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा, उसके घमंड पर। पर कैसे? कल सुबह आप शहर के कोतवाल के पास जाइए। उन्हें बताइए कि सेठ ने जाली सिक्के और सरकारी खजाना अपने घर में छिपा रखा है और मैं आज रात चुपके से सेठ के अस्तबल में जाऊंगी। सेठ की हवेली का पिछवाड़ा। चेतक एक पेड़ के सामने बंधा है। वो उदास है। सुमति किसी तरह दबे पांव अंदर आती है। चेतक, ओ चेतक, चुप रहना दोस्त। चेतक सुमति को पहचान लेता है और धीरे से अपना सिर हिलाता है। सुन चेतक, कल जब वो तुझे शहर ले जाएं, तो तू वही करना जो मैं कहूंगी। तुझे याद है ना वो पुरानी गुफा वाला रास्ता? बस वहीं खेल शुरू होगा। अचानक पहरेदार के आने की आवाज आती है। सुमति अंधेरे में ओझल हो जाती है। अगली सुबह सेठ जी चेतन के पीठ पर बोरिया के साथ खजाना छुपाकर शहर ले जा रहे थे। रास्ते में सुमति भेष बदलकर एक बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है। ठहरो सेठ जी, आगे मत जाना। आपके गधे पर काल का साया है। ये गधा जिसे भी छुएगा वो पत्थर का बन जाएगा। बुढ़िया, रास्ता छोड़। मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता। यकीन नहीं आता? तो देखिए, ये गधा अब रुक जाएगा और तब तक नहीं चलेगा जब तक आप खुद इसकी पीठ से बोरियां नहीं उतारते। और जैसे ही आप इसे छुएंगे, आपके हाथ सुन्न होने लगेंगे। सुमति इशारा करती है और चेतक अचानक बीच सड़क पर पत्थर की तरह जम जाता है। सेठ के नौकर उसे मारते हैं पर वह हिलता तक नहीं। अरे, ये चल क्यों नहीं रहा? लल्लू, धक्का दे इसे। तभी वहां पर धूल उड़ती हुई दिखती है। एक सरकारी पुलिस की गाड़ी, उनके साथ माधव भी है, जिसने शहर जाकर शिकायत की थी। ये शहर के सख्त कोतवाल विक्रम सिंह हैं। उसके साथ 2 हवलदार भी थे। हुजूर, देखिए, वही है दुर्जन सेठ। अपनी बोरियों में सरकारी खजाना छिपाकर भाग रहा है। रुक जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हवलदार, घेरा डालो। सेठ कोतवाल को देखकर पीला पड़ जाता है। वो अपने हाथ जोड़ने लगता है। अरे कोतवाल साहब, आप यहाँ? साहब, ये माधव झूठ बोल रहा है। मैं तो बस अपना अनाज शहर बेचने जा रहा हूँ। अनाज? तो फिर ये माधव कह रहा है कि तुमने इसके घर से जबरदस्ती खजाना और गधा छीना है, और सुना है इन बोरियों के नीचे कुछ और भी है। नहीं साहब, ये गधा तो मेरा ही है और बोरियों में सिर्फ गेहूं है। झूठ, सरासर झूठ। साहब, इस गधे पर साक्षात न्याय के देवता का साया है। ये गधा तभी चलेगा जब इसका असली मालिक इसे पुकारेगा। अगर ये सेठ का गधा है तो सेठ इसे चलाकर दिखाए, और अगर ये नहीं चला तो समझ जाना कि इसके नीचे पाप छिपा है। ठीक है सेठ, अगर यह जानवर तेरा है तो इसे 2 कदम आगे चलाकर दिखा, वरना मैं अभी इसकी तलाशी लूंगा। सेठ घबराकर चेतक के पास जाता है। वो उसे पुचकारता है, खींचता है, यहाँ तक कि उसके कान में चिल्लाता है, पर चेतक 1 इंच भी नहीं हिलता। चेतक अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। मालिक, ये तो पत्थर हो गया है। बुढ़िया सच कह रही थी, ये शापित है। बस बहुत हुआ नाटक। हवलदार, बोरियां उतारो और देखो इसमें क्या है। हवलदार जैसे ही बोरियां नीचे गिराते हैं, तांबे का वो कलश खनखना कर रास्ते पर गिर जाता है। चांदी के सिक्के धूप में चमकने लगते हैं। तो यह है तुम्हारा अनाज सेठ जी। सरकारी खजाना छिपाकर ले जा रहे थे और ऊपर से एक गरीब का जानवर भी छीन लिया। साहब, वो मुझे माफ कर दीजिए। ये खजाना मेरी जमीन से निकला था। हुजूर, ये कलश मुझे मिला था और मैंने इसे पंचायत को सौंपने की बात की थी, पर सेठ ने प्रधान के साथ मिलकर मुझे ही चोर साबित कर दिया और मेरा गधा भी छीन लिया।
सुमति अपने चेहरे से राख पोंछती है और अपना असली रूप दिखाती है। सेठ उसे देखकर चौंक जाता है। देखा सेठ जी, आपने सोचा था कि एक गरीब औरत क्या कर लेगी। ये गधा पत्थर नहीं हुआ था, बल्कि इसे प्यार की भाषा समझ आती है। कल रात ही मैंने इसे सिखा दिया था कि जब तक मैं या माधव इसे इशारा न करें, ये हिलेगा भी नहीं। शाबाश सुमति, तुम्हारी बहादुरी और अक्ल ने एक बड़े अपराधी को पकड़वा दिया। हवलदार, सेठ, कालिया और लल्लू को हथकड़ी लगाओ। इन पर सरकारी खजाना चुराने, जालसाजी करने और गरीब को प्रताड़ित करने का केस चलेगा। नहीं, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। साहब पैसे ले लो पर छोड़ दो। तुम्हारी इज्जत तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब तुमने एक भूखे किसान का निवाला छीना था। ले जाओ इन्हें। हवलदार उन तीनों को हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। कोतवाल माधव की ईमानदारी से खुश होते हैं। वे खजाना सरकारी खजाने में जमा कर देते हैं। कुछ दिन बाद इनाम के तौर पर माधव को एक अच्छी रकम और ईमानदार किसान का प्रमाण पत्र देते हैं। माधव, यह गधा तुम्हारा ही रहेगा और यह इनाम के पैसे तुम्हारे हैं ताकि तुम अपना कर्ज चुका सको और नया खेत ले सको। हुजूर, आपकी बड़ी मेहरबानी, पर असली हकदार तो सुमति और मेरा चेतक है। कुछ महीने बाद माधव का अपना सुंदर सा घर है। उसने सेठ का सारा कर्ज चुका दिया था और अब उसके पास अपने 2 बीघा खेत हैं। सुमति अब बीमार नहीं रहती क्योंकि अब घर में पौष्टिक खाना है। चेतक अब बूढ़ा हो रहा है, इसलिए माधव उससे काम नहीं करवाता, बल्कि वो परिवार के सदस्य की तरह मजे से रहता है। सुमति, देखो आज फसल कितनी लहलहा रही है। अगर उस दिन वो फकीर बाबा और चेतक न मिलते तो आज हम कहाँ होते। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है माधव, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चेतक पास ही खड़ा घास चर रहा है। वो अपनी पूंछ हिलाकर जैसे उनकी बात का समर्थन करता है। कहानी की सीख, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है और ईमानदारी व बुद्धि से बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है।